हे चैम्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक हेरोसिक सीरीज। आज की वीडियो में हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन कंफर्म मेरे को लग रहा है और आएगा ही क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जैसा कि मैं बताता हूँ उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली लाइन जो आपको यहाँ पे दिखेगी वो ये है कि हम लोग जो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कर रहे हैं ये किस चीज़ पे बेस है, मतलब क्या ऐसा हम लोग करना चाह रहे हैं इसमें। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग कौन से प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे, मतलब कि किस में हम लोग सब्लिमेशन यूज़ करेंगे, किस में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करेंगे, किस में हम लोग डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंपाउंड पे और इम्प्योरिटी उसमें कौन सी डली है उस पर। ठीक है, तो ये सबसे पहला लाइन आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेटमेंट आया हुआ था कि मेथड यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग, मतलब 4-5 शायद ऑप्शन है उसमें। तो एक ऑप्शन उसमें होगा नेचर ऑफ द कंपाउंड, जो कि एकदम सही है, पहला सही है। और दूसरा वो इस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें इंप्योरिटी कौन सी डली है। मान लो कहीं पे आपका वोलेटाइल इंप्योरिटी होगा, कहीं पे सब्लिमेबल इंप्योरिटी होगा, तो सब्लिमेबल है तो सब्लिमेशन यूज करेंगे, वोलेटाइल है तो डिस्टिलेशन यूज करेंगे। तो इस हिसाब से आपका चेंज होता रहेगा। तो मेथड डिपेंड करता है आपका कंपाउंड पे और इंप्योरिटी पे। ठीक है, पहला लाइन आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, जब हम लोग कंपाउंड को प्योर कर लेंगे, जब उसकी प्योरिटी हो जाएगी, तो हम लोग कैसे कंफर्म करते हैं कि चलो अब ये प्योर हो चुका है। तो ये हम लोग कंफर्म करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से। होता क्या है, ये लाइन याद रखना, स्टेटमेंट में आपको देखने को मिल सकता है कि किसी भी प्योर कंपाउंड के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये एकदम सही बात है। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड इम्प्योर है तो उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है तो आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर वो इम्प्योर होगा, मतलब उसमें कोई भी सॉल्यूट डला होगा, तो आपने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में कि जब भी कोई सॉल्यूट डलता है उसमें, या कोई सॉल्यूट मतलब कोई इम्प्योरिटी डली है उसमें, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वैसे ही जब कोई सॉल्यूट डला है या कोई इम्प्योरिटी डली है तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाती है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों चीज़ आपने पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये वही बताता है कि प्योर कंपाउंड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर वो इम्प्योर है तो ये बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग, इसी चीज़ से हम लोग कंफर्म करते हैं कि कोई कंपाउंड प्योर है या नहीं है। तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए कि प्योरिटी ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। और हम लोग पहला मेथड देखते हैं प्यूरिफिकेशन का, जो कि है सब्लिमेशन। अब सबसे पहले हर एक मेथड का एक प्रिंसिपल होगा और उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग इसको किस टाइप के कंपाउंड और किस टाइप की इंप्योरिटी में यूज करेंगे। जैसे सब्लिमेशन, आपको पता है सब्लिमेशन क्या होता है। कभी भी कोई चीज़ जो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चेंज हो पाए तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए कि कोई भी चीज़ अगर सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चेंज हो वो सब्लिमेबल है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सब्लिमेशन को हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सब्लिमेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब भी हमारे पास सब्लिमेबल कंपाउंड को नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटी से अलग करना हो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपको कि नॉन सब्लिमेबल, आपको पता है सैंड है, मान लो सैंड और आयोडीन डला हुआ या कैम्फर है, तो आपको पता है कैम्फर सब्लिमेबल है लेकिन सैंड सब्लिमेबल नहीं है। तो कैम्फर और सैंड को हम लोग ऐसे सेपरेट कर सकते हैं सब्लिमेशन के थ्रू। यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने, आपको बस समझाने के लिए बोला था। ठीक है, तो आपको मैंने सब्लिमेशन का मतलब बता दिया और इसको कहाँ यूज़ करते हैं ये बता दिया। इससे क्वेश्चन आने के चांस ऑलमोस्ट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा मेथड क्या है प्योरिफिकेशन का। तो दूसरा मेथड है आपका क्रिस्टलाइजेशन। इसको कैसे करते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको इसका प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए कि हम लोग किस टाइप के कंपाउंड और किस टाइप की इंप्योरिटी को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो सब्लिमेशन का मैंने बता दिया। क्रिस्टलाइजेशन में याद रखना, हम लोग इसको तब यूज करेंगे जब जो कंपाउंड और जो इंप्योरिटी है जिसको आपको सेपरेट करना है उसमें डिफरेंस हो सॉल्युबिलिटी में। मतलब कि कंपाउंड और इंप्योरिटी में अगर सॉल्युबिलिटी में काफी अच्छा डिफरेंस है तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला इसको मैंने बता दिया। इसका प्रिंसिपल क्या है कि सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होना चाहिए कंपाउंड और इंप्योरिटी के बीच में। अब क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले जो भी मिक्सचर आपको जिसमें दोनों कंपाउंड और इंप्योरिटी प्रेजेंट है उसको आप एक सॉल्वेंट में डालोगे और उसको मतलब उसमें डिजोल्व करोगे, किसी भी एक सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे। अब सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें जब आप उसको रूम टेम्परेचर में डिजोल्व करने जा रहे हो तो उस समय वो स्पेरिंगली सॉल्युबल हो, मतलब अच्छे से ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल ना हो। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो आपको इसमें सॉल्वेंट कैसा लेना मैंने समझा दिया। सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर में उसमें वो मिक्सचर उतना अच्छे से सॉल्युबल ना हो, डिजोल्व ना हो। लेकिन जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उस समय वो एप्रिशिएबल सॉल्युबिलिटी दिखाएगा उस सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्वेंट आपको ऐसे चूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है और टेम्परेचर को बढ़ाते जाना है और उसमें और जो मिक्सचर है आपका डालते जाना है जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए। तो दूसरा स्टेप है सैचुरेशन। पहला मैंने बता दिया डिजोल्व करना है सॉल्वेंट में। ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसमें वो रूम टेम्परेचर पे स्पेरिंगली सॉल्युबल हो और हाई टेम्परेचर पे एप्रिशिएबली सॉल्युबल हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपको उसको सैचुरेट करते जाना है टेम्परेचर बढ़ाते हुए। जब तक वो सैचुरेट ना हो आपको उसमें मिक्सचर डालते रहना है उस सॉल्वेंट में। तीसरा स्टेप है आपको कूलिंग। जब आप कूलिंग करोगे तो होगा क्या कि हमने देखा था कि इसमें जो आपका प्योर कंपाउंड है और इंप्योरिटी है उसमें सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है। अब आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे डिसोल्यूशन बढ़ता है।
ठीक है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मिक्सचर जो है उसमें डिजॉल्व हुआ था। लेकिन जब आप वापस उसको ठंडा करने आओगे, टेम्परेचर को कम करोगे, तो सॉलिबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, तो जो चीज़ कम सॉल्युबल होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इस केस में आपका कंपाउंड जो है कम सॉल्युबल होता है, इसलिए वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बाहर आ जाता है, प्योर कंपाउंड के फॉर्म में। और जो इम्प्योरिटी है वो अच्छी सॉल्युबिलिटी दिखाती है, इसलिए वो आपके सॉल्वेंट में ही रह जाता है। तो क्योंकि हमने देखा था इनिशियली कि क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब इम्प्योरिटी और प्योर कंपाउंड के बीच सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस हो, और इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से सेपरेट कर पाए। तो वही यहाँ पे बताया इन्होंने कि जो प्योर कंपाउंड है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और जो इम्प्योरिटी है वो सॉल्वेंट के अंदर ही रह जाएगा। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं यहाँ से बना सकता हूँ इस पार्ट से, वो ये है कि यहाँ पे बोला है कि मान लो जो है आपके पास एक आप ऐसा सॉल्वेंट नहीं ढूंढ पाए जिसमें वो स्पेरिंगली सॉल्युबल हो रूम टेम्परेचर पे। आपको ऐसा सॉल्वेंट मिल रहा है जिसमें एक तो हाईली सॉल्युबल हो और एक ऐसा सॉल्वेंट मिल रहा है जिसमें बहुत कम सॉल्युबल हो। अगर आपको इस टाइप का सॉल्वेंट मिल रहा है जिसमें एक बहुत हाईली सॉल्युबल है और एक में बहुत कम सॉल्युबल है, तो उस केस में अगर आपको क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करना है तो उन दोनों का मिक्सचर को आप ले लो। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें जो कंपाउंड है, जो मिक्सचर है वो हाईली सॉल्युबल है, उसको बोल दिया, उस सॉल्वेंट को बोल दिया ए, और दूसरा सॉल्वेंट बी है जिसमें एकदम कम सॉल्युबल है मिक्सचर, तो इस केस में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन क्या लेके परफॉर्म कर सकते हैं? उसमें होगा कि हम लोग सीधे सीधे ए ले लेंगे, दूसरा ऑप्शन होगा कि हम लोग सीधे सीधे बी सॉल्वेंट ले लेंगे, तीसरा होगा कि हम लोग ए और बी सॉल्वेंट का मिक्सचर लेंगे। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वही सही होगा कि इस केस में हम लोग दोनों सॉल्वेंट का मिक्सचर लेंगे, तभी अच्छे से क्रिस्टलाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, इसमें सारे पॉइंट्स मैंने समझा दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, प्रिंसिपल अच्छे से याद रखना। अब आते हैं हम लोग तीसरे मेथड पे जो कि है डिस्टिलेशन। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डिस्टिलेशन मेथड जो है वो कब यूज़ कर सकते हैं, क्या कंडीशन है, तो उसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि जो लिक्विड है वो वोलेटाइल होना चाहिए और नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन है कि जो दोनों लिक्विड्स उसमें है, एक जो आपको प्योर जो चाहिए और एक जो दूसरा आपका इंप्योरिटी होगा, उन दोनों के बीच अच्छा डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। अगर अच्छा डिफरेंस होगा तभी आप डिस्टिलेशन यूज़ करोगे, अगर डिफरेंस कम होगा तो उस केस में आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करने लगते हो। तो इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि अगर स्पेसिफिकली डिस्टिलेशन बोला है तो उस केस में आपको ये कंडीशन तो मेंशन करना ही है कि लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस कम होगा तो उस केस में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करने लगते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो आपसे वो पूछ सकते हैं वो ये है कि डिस्टिलेशन का एग्जांपल कौन सा सही है, मतलब कि हम लोग इनमें से किस में डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन के लिए। तो क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन उसका आंसर होगा। तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को हम लोग डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें वोलेटाइल लिक्विड है और एक नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी है, और दूसरा इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो अच्छा अमाउंट में इसका डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पास नहीं है। ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन में डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड को यूज़ करेंगे। तो डिस्टिलेशन होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, और 2-3 ऑप्शन दे देंगे, वो क्रोमेटोग्राफी होगा। ठीक है, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़, मान लो कभी वो स्टेटमेंट बनाते हैं और स्पेसिफिकली लिख देते हैं कि क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, और आप कंफ्यूज हो कि अरे मेरे को तो एक्जैक्ट नहीं पता नहीं सही स्टेटमेंट है गलत है। तो बस इतना कॉमन सेंस लगाना कि क्लोरोफॉर्म में Cl आता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका नहीं दिखा सकता है, लेकिन एनिलीन में आपका NH2 आता है और N और H मिलकर आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, तो इसलिए एनिलीन वाला जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वही ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इस हिसाब से आप एटलीस्ट अपने आप को कंफर्म कर पाओ कि जो मैं सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग को कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देखने हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, बस आपको इतना कंफर्म करना है कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ये सब कुछ आप सिर्फ अपने कंसेप्ट से पता कर सकते हो कि ये सही है गलत है। मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है कि जब हम लोग डिस्टिलेशन कराएंगे तो उस केस में जब हम बॉयल कर रहे होंगे तो उसमें वेपर्स ऑफ लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट इज फॉर्म्ड फर्स्ट। मतलब कि जो लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट होगा, मतलब कि जिसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जिसका, उसका वेपर पहले बनता है। एकदम सही बात है, हम लोग को पता है जो लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट होता है, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसका वेपर प्रेशर जल्दी बनता है। आपको पता है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए जो लोअर बॉइलिंग होगा उसका वेपर पहले बनता है। एकदम सही स्टेटमेंट है, और पहले बनेगा, पहले ही जाके फिर कंडेंस होगा। ठीक है, पहले वेपर बना, फिर कंडेंस हुआ, और उसको पहले कलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए अगर कभी आता है ऑप्शन में कि पहले कौन सा जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपाउंड है उसको कलेक्ट करेंगे या फिर हायर बॉइलिंग वाले को कलेक्ट करेंगे, तो आपको आंसर देना है लोअर बॉइलिंग वाले को पहले कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि लोअर बॉइलिंग है, वेपर पहले बनता है, पहले कंडेंस होता है, पहले कलेक्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला टाइप का डिस्टिलेशन देखते हैं जो कि है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब मैंने बताया था कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है, बस एक पॉइंट का है कि दोनों में ही जो कंपोनेंट्स है उसमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अच्छे अमाउंट में है, जैसा कि हमने क्लोरोफॉर्म और एनिलीन में देखा था, तो उस केस में हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन कराते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नॉर्मल डिस्टिलेशन कराएंगे। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफी कम है तो उस केस में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब कराएंगे, जब डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स इज नॉट मच। ठीक है, अब एक अच्छा AR मैं आपको यहां से बना के दे सकता हूं, क्या कि असर्शन वो बना के दे देंगे कि द वेपर्स ऑफ सच लिक्विड्स आर फॉर्म्ड विद इन द सेम टेम्परेचर रेंज एंड आर कंडेंस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये असर्शन हो गया। रीजन दे देंगे द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट मच।
ठीक है। तो ये जो चीज़ हो रहा है मतलब कि क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का आसपास है, तो इसलिए जब आप बॉईल करने जाओगे तो दोनों ही कंपोनेंट का जो वेपर है वो आपको साथ साथ मिलेंगे, क्योंकि साथ साथ वेपर बन रहे हैं तो साथ साथ कंडेंस होने लगेंगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट काफी पास पास है, तो इसलिए ये आपका असर्शन और रीजन सही हो जाएगा। तो इस दिक्कत को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज करते हैं जो कि होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करोगे तो ये हो गया आपका डिस्टिलेशन वाला, ये हो गया आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला। इसमें आपको एक ही डिफरेंस दिख रहा है, वो इस चीज़ का दिख रहा है जिसको आप बोलते हो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसको हम लोग लगाते हैं फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन के केस में, और यही चीज़ आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हेल्प करता है। अब इसमें जैसे कि हमने डिस्टिलेशन के केस में कुछ स्टेटमेंट देखे थे, वैसे ही आपको यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट देखने हैं जो कि आप अपने कंसेप्ट से ही समझ सकते हो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है कि वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर। ठीक है, अब ये बहुत आसान चीज़ है लेकिन समझ नहीं आता कि भैया कैसे हो सकता है, जो चीज़ हायर बॉइलिंग है वो कैसे कंडेंस पहले हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ मुझे ये बताओ कि किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई है क्योंकि उसके वेपर प्रेशर जल्दी नहीं बन पा रहे। सही बात है, सॉल्यूशन में आपने पढ़ा ये चीज़, वेपर प्रेशर जल्दी नहीं बन रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वेपर प्रेशर जल्दी क्यों नहीं बन पा रहा है, तो आप बोलोगे वेपर प्रेशर इसलिए जल्दी नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जो दोनों उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच अच्छा बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए वो जल्दी बॉयल नहीं हो रहा है, जल्दी वेपर नहीं बन पा रहा। अच्छा, लेकिन जब अगर मैं आपसे अब उल्टा पूछता हूँ, ये तो हमने बॉइलिंग की बात कर ली, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं इसको कंडेंस करने जाऊँगा तो कंडेंस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आते हैं। क्यों आते हैं पास पास? क्योंकि उसके बीच जो बॉन्ड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके कारण। अगर जो हायर बॉइलिंग है, आपने अभी बोला कि उसके बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो क्या वो जल्दी पास आएंगे एज कम्पेयर टू लोअर बॉइलिंग वाले? और क्योंकि वो जल्दी पास आएंगे मतलब वो जल्दी कंडेंस होंगे, तो यही वहाँ पे लिखा है कि वेपर्स ऑफ लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर। ठीक है, क्लियर है एकदम, इस चीज़ को समझ लेना। तो अगर कभी स्टेटमेंट आता है, ये आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, स्टेटमेंट आएगा, कंसेप्ट सोच लेना, कंफर्म कर लेना कि सही है गलत है। अब देखो, क्योंकि अब हमने देखा यहाँ पे कि जो हायर बॉइलिंग वाला है वो जल्दी कंडेंस हो जाता है, तो जल्दी कंडेंस हो रहा है मतलब कि अगर आप ऊपर जाओगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में तो आपको कौन सा वाला कंपोनेंट मिलेगा, हायर बॉइलिंग वाला या लोअर बॉइलिंग वाला? लोअर बॉइलिंग वाला। क्यों? क्योंकि लोअर बॉइलिंग के वेपर्स जल्दी कंडेंस नहीं हो रहे, तो वो वेपर बन के ऊपर जाते रहेगा, लेकिन हायर बॉइलिंग वाला ऊपर तो जा रहा है वेपर बन के, लेकिन जल्दी कंडेंस होकर फिर नीचे रह जा रहा है, तो इसलिए लोअर बॉइलिंग वाला हायर बॉइलिंग वाले से आगे निकल जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि वेपर्स राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम रिच इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। अब ये मोर वोलेटाइल और लोअर बॉइलिंग हायर बॉइलिंग में खेलेंगे, आपको कोई एक चीज़ दिमाग में रखनी है और सोचते जाना है। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला कि ऊपर जाते समय लोअर बॉइलिंग वाला कंपोनेंट जो है वो डोमिनेट करने लगेगा और हायर बॉइलिंग वाला नीचे रह जाएगा क्योंकि वो जल्दी कंडेंस हो जाता है। तो लोअर बॉइलिंग का मतलब क्या? मोर वोलेटाइल होता है। ये आपने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि मोर वोलेटाइल का मतलब होता है लोअर बॉइलिंग और लेस वोलेटाइल का मतलब होता है हायर बॉइलिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो यही यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वेपर्स राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, मतलब कि लोअर बॉइलिंग वाला जो है ऊपर डोमिनेट करेगा, जो कि मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं। तो अगर ये आपका कभी लाइन आता है कि जब हम लोग ऊपर जाएंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में तो वहाँ पे आपको लेस वोलेटाइल कंपोनेंट या फिर हायर बॉइलिंग कंपोनेंट मिलेगा, तो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ से एक अच्छा एआर क्वेश्चन बन के आ सकता है। क्या लिखा है कि जब आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सर्फेस होते हैं, मतलब कि अगर आप यहाँ देखोगे ग्लास बीड्स है तो ये क्या करता है, सर्फेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, और ये सर्फेस एरिया हेल्प करता है हीट के ट्रांसफर में, हीट के एक्सचेंज में। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रोवाइड्स मेनी सर्फेस फॉर हीट एक्सचेंज बिटवीन द असेंडिंग वेपर्स एंड द डिसेंडिंग कंडेंस लिक्विड। आप देख रहे हो कि वेपर ऊपर जा रहा है और वो ऊपर जाते जाते हीट भी लूज कर रहा है, तो कुछ जो वेपर है वो कंडेंस भी हो रहे हैं। तो ये जो कंडेंस कैसे हो रहे हैं उसके लिए कोई सर्फेस चाहिए, तो ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो बीड्स है ये आपको यहाँ पे सर्फेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि हीट का एक्सचेंज हो असेंडिंग वेपर्स के बीच और डिसेंडिंग कंडेंस लिक्विड के बीच। ठीक है, अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है कि कुछ जो कंडेंसिंग लिक्विड है जो कंडेंस होकर नीचे आ रहा है वो असेंडिंग वेपर से हीट थोड़ा सा गेन कर लेता है, हीट एक्सचेंज हो जाता है उसके बीच इसी बीट के थ्रू, और वो वापस से रीवेपराइज हो जाता है। तो ये सही बात है। तो असर्शन कैसे बनाएंगे आपसे, वो आपको ये दे देंगे असर्शन और ये दे देंगे आपको रीजन। ठीक है, ये असर्शन भी सही होगा, रीजन भी सही होगा, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा असर्शन का। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, लो बॉइलिंग कंपोनेंट या हाई बॉइलिंग कंपोनेंट? तो आपने अभी देखा कि हाई बॉइलिंग वाला तो जल्दी कंडेंस हो जाता था, वो नीचे हो जाता था, तो लो बॉइलिंग वाला मिलेगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जो आपके वेपर्स है वो लो बॉइलिंग कंपोनेंट में रिच हो जाएंगे, मतलब उसमें लो बॉइलिंग कंपोनेंट ज़्यादा रहेगा जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। ठीक है, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। तो एक ही लाइन को वो अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, कभी वो लो बॉइलिंग लिख रहे हैं, कभी मोर वोलेटाइल लिख रहे हैं, तो ये समझ जाना कि एक ही चीज़ की बात हो रही है। इसलिए मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि मोर वोलेटाइल का मतलब लो बॉइलिंग होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ऊपर अब हुआ क्या इसमें, अब अगर मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि हुआ क्या फाइनली, तो जो लो बॉइलिंग कंपोनेंट था और हाई बॉइलिंग कंपोनेंट था उसमें से हाई बॉइलिंग वाला धीरे धीरे नीचे हो गया क्योंकि वो ऊपर जाता था, कंडेंस जल्दी होकर नीचे आ जाता था, और लो बॉइलिंग वाला ऊपर चला गया।
उसके बाद वो वहाँ से कंडेंसर में चला जाएगा, कंडेंसर के पहले लिक्विड बन के आपका निकल जाएगा। इसलिए जो लो बॉइलिंग कॉम्पोनेंट है वो आपको पहले मिल जाता है और हाई बॉइलिंग वाला बाद में मिलेगा। यही चीज़ हमने डिस्टिलेशन के केस में भी देखा था कि जो लो बॉइलिंग होगा वो आपको पहले मिल रहा था और हाई बॉइलिंग वाला बाद में मिल रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला लाइन जो आपको समझना है वो ये है कि जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही बार में आपको फाइनल दोनों के दोनों प्रोडक्ट सेपरेट होकर मिल जाए। ठीक है, पहले स्टेप में थोड़ा सा सेपरेट हुआ, दूसरे स्टेप में और सेपरेट होगा, इसलिए आपको कई बार सक्सेसिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाना पड़ता है। तो इसमें जो हर एक सक्सेसिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल प्लेट बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ईच सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन यूनिट इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज कॉल्ड ए थ्योरेटिकल प्लेट। तो अगर कभी ये स्टेटमेंट आता है या आपसे पूछते हैं कि सक्सेसिव कंडेंसेशन और वेपराइजेशन को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या बोलते हैं, तो थ्योरेटिकल प्लेट बोलते हैं। मोस्टली चांस है ये आपको स्टेटमेंट में देंगे क्योंकि बहुत लोग मिस करेंगे, बाकी इसका आने का चांस काफ़ी कम है। देखो इस पार्ट से जो है ना मोस्टली आपसे एग्जांपल पूछते हैं, AR बना सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना सकते हैं या फिर लास्ट में न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन मेरा काम है सब बता देना क्योंकि कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए जहाँ से वो AR या स्टेटमेंट बना सकते हैं और मेन गोल ह्यूरिस्टिक का यही है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको सब याद नहीं करना है, जितने भी मैं लाइन्स आपको बता रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको ऐसे समझ लो, अगर एग्जाम में दिखेगा तो इस तरीके से कंफर्म कर लेना कि वो सही है गलत है। ठीक है, याद आपको बस फैक्ट्स करने हैं जो कि आप समझ नहीं सकते या जो एग्जाम्पल है जो कि आप समझ नहीं सकते। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना कि इसको हम लोग मोस्टली पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं ताकि क्रूड ऑयल से हम लोग जितने भी कंपोनेंट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, जितने भी आप जानते हो, इन सबको हम लोग सेपरेट कर पाएं। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने बता दिया। डिस्टिलेशन का एग्जांपल क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन, याद करते जाओ साथ में, क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। ठीक है, डिफरेंस क्या था? डिफरेंस बस इतना है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा डिफरेंस है तो डिस्टिलेशन कराएंगे और डिफरेंस अगर कम है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे। बाकी सारे कंसेप्ट मैंने समझा दिए, मोर वॉलेटाइल, लोअर बॉइलिंग क्या होता है सब समझा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड टाइप का डिस्टिलेशन देखते हैं जो कि है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहले ये समझ लो कि इसको कहाँ यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा लिक्विड है, ठीक है, जो कि बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप उस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते हो तो वो खुद ब खुद डिकम्पोज कर जाता है। तो मतलब कि अगर आप चलो वहाँ तक तो पहुँच जाओगे उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, हाई बॉइलिंग है लेकिन चलो पहुँच गए हम लोग किस तरह, लेकिन जब आप पहुँचोगे तो वो डिकम्पोज कर जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए था। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो लेकिन वहाँ तक जाते जाते वो डिकम्पोज कर जाता है या उसके पहले ही डिकम्पोज कर जाता है, तो उस केस में हम लोग डिस्टिलेशन करवाते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर में। ठीक है, क्यों? अगर आप याद करोगे अपना सॉल्यूशन चैप्टर, सब कुछ इसमें सॉल्यूशन से मिल जाता है। सॉल्यूशन में अगर जाओगे तो आपको वहाँ पे समझाया था कि बॉइलिंग होता कैसे है। बॉइलिंग तब होता है जब आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर जो भी आपका एक्सटर्नल प्रेशर है उसके इक्वल हो। ठीक है, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब है? जब नेचर में। ठीक है, अब हम लोग ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रेशर कुकर में देखते हो, वहाँ पे एग्जांपल भी दिया था आपके सॉल्यूशन में कि प्रेशर कुकर में हम लोग प्रेशर को बढ़ा देते हैं, इसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि प्रेशर कम हो जाए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमें कम करना है, क्योंकि हमने देखा कि हाई बॉइलिंग होने के कारण वहाँ तक जाते जाते वो डिकम्पोज कर जाता है। इसलिए हम चाहते ये हैं कि वो प्योर हो जाए लेकिन लो बॉइलिंग में ही प्योर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग को जो उसका प्रेशर है, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर उसको हम लोग कम कर देते हैं ताकि जो वेपर प्रेशर है वो जल्दी उस प्रेशर के इक्वल हो जाए और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया इसका कंसेप्ट, कभी आए तो इसमें गलती मत करना। कैसे कम करते हैं? अगर आपको देखो प्रेशर कुकर में आपको कम करना तो आपने एकदम उसको पैक कर दिया और उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपको प्रेशर कम करना है तो आप उसको वैक्यूम पंप से कम करोगे या फिर वाटर पंप से, तो ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मोस्टली आपसे वो एग्जाम्पल पूछते हैं, कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है। एग्जाम्पल्स का क्या है कि ग्लिसरॉल को स्पेंट ली से सेपरेट करने के लिए सोप इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा डिस्टिलेशन का टाइप। अब अगला टाइप का जो डिस्टिलेशन है वो है आपका स्टीम डिस्टिलेशन। इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं? तो स्टीम डिस्टिलेशन को यूज़ हम लोग तब कर पाएंगे जब जो कंपाउंड हम लोग सेपरेट करना चाहते हैं वो स्टीम वोलेटाइल हो, ठीक है, और दूसरा वो इमिसिबल हो वाटर में। ये दोनों कंडीशन अगर वो फॉलो करता है तो हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? स्टीम वोलेटाइल है मतलब कि अगर हम लोग को उसका वेपर प्रेशर करवाना है या फिर उसको बॉईल करवाना है तो हम लोग को स्टीम का पास करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग स्टीम पास करवाएंगे तो स्टीम और जो कंपाउंड है असली उन दोनों का वेपर मिक्स कर जाएगा, और जब हम कंडेंस करेंगे तो दोनों ही साथ मिल जाएंगे। मतलब स्टीम कंडेंस होने के बाद वाटर बन जाएगा और जो कंपाउंड है वो कंडेंस होने के बाद लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा हमें। और इसलिए हम लोग ने इसमें जो दूसरा कंडीशन दिया है वो है कि वो जो कंपाउंड है वो इमिसिबल होना चाहिए वाटर के साथ, क्योंकि क्या फ़ायदा होगा कि आपने उसको प्योर किया स्टीम वोलेटाइल करवा के और उसका जब वो कंडेंस हुआ तो वाटर के साथ मिक्स हो गया। ठीक है, उसके साथ अगर वो सॉल्युबल होगा तो उसमें मिक्स हो जाए, फिर उसको वाटर के साथ अलग करने का अलग झंझट होगा। और इसीलिए हम लोग जो स्टीम डिस्टिलेशन है वो सिर्फ ऐसे कंपाउंड्स के लिए करते हैं जो कि वाटर में इमिसिबल हो।
ठीक है। तो कंडेंस होने के बाद वाटर अलग हो जाएगा, एक लेयर में होगा और कंपाउंड अलग लेयर में होगा। तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, सेपरेटिंग फनल के थ्रू। ठीक है, तो उसमें अलग अलग लेयर हो जाएगा। तो एक हम लोग उसका, आपको पता है सेपरेटिंग फनल कैसे यूज़ करते हैं, उसमें नीचे नॉब होता है, उसको खोलोगे तो जो पहला लेयर होगा वो निकल जाएगा, उसके बाद दूसरा लेयर स्टार्ट होगा, तब तक उसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सेपरेट करते हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे लिखा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, इसमें आपको क्या समझना है, वो ये समझना है कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई चीज़ बॉयल कब करता है। कोई चीज़ भी बॉयल तब करता है जब उसका जो टोटल प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। मान लो जो कंपोनेंट है वो प्योर होता, उस केस में सिर्फ उसी का वेपर निकलता और सिर्फ उसी का वेपर प्रेशर बनता। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर जब कोई भी एक अकेला कंपाउंड है तो उसका वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो बॉइलिंग हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे दो वोलेटाइल चीज़ें हैं, एक तो वाटर है, ठीक है, खुद वोलेटाइल है, वो अपना वेपर देगा, और दूसरा जो दूसरा कंपाउंड है वो भी अपना वोलेटाइल है, तो वो भी अपना वेपर देगा। तो दोनों ही अपना अपना प्रेशर निकालेंगे, जो कि हो गया P1 और P2। तो जब इन दोनों का सम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि P के इक्वल होगा, तब जाके आपकी बॉइलिंग होगी। तो ये आपका पहला कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि इस केस में ये होना चाहिए। ये सॉल्यूशन का कंसेप्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़, ये लाइन आप बहुत लोगों को समझ ही नहीं आती, मैं आपको समझाता हूँ। तो सिंपल समझो, होने क्या वाला है कि आपने पहला जो कंपाउंड लिया उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर कंपाउंड है, कोई स्टीम नहीं है। उस केस में जो उसका वेपर प्रेशर बना था वो था P1। ठीक है, अच्छा, दूसरा आपने जब लिया B, उसमें स्टीम भी है और अपना मिक्सचर कंपाउंड जो अपना दूसरा कंपाउंड है प्योर कंपाउंड वो भी है। इस केस में जब वो बॉईल कर रहा है उस समय जो वेपर प्रेशर है वो P1 प्लस P2 है। ठीक है, तो किसका प्रेशर ज़्यादा है, तो आप बोल रहे हो कि P1 प्लस P2 ज़्यादा है। ठीक है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आपको पता है कि वेपर प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बॉइलिंग पॉइंट A का ज़्यादा होगा B से। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सिंस P1 इज लोअर देन P, द ऑर्गेनिक लिक्विड वेपराइजेस एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पहले के केस में जब जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट है उससे अब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, वही चीज़ यहाँ पे समझा रहे हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, एकदम सही है, इसको समझ लेना। और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछते भी हैं, वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इस कंसेप्ट पे, वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं सॉल्यूशन में कि हमने वाटर लिया है और उसमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस डाल दिया, तो बताओ ये जो मिक्सचर हमने बनाया ये कब बॉईल करेगा। ऑप्शन होगा 373 से ज़्यादा, 373 से कम पे। तो इस केस में आपको जो आंसर टिक करना है वो ये है कि बॉईल वो करेगा 373 से कम पे, बहुत थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन 373 से कम रहेगा, तो उस वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है, एकदम सही चीज़ है। ये सॉल्यूशन में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें मोस्टली जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो है स्टीम डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल बताओ, तो एनिलीन प्लस वाटर मिक्सचर जो है उसको आप स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सारे डिस्टिलेशन के टाइप्स को कंपेयर कर लें जैसे मैंने आपको कंपेयर करके बताया, और सबके एग्जांपल्स को ध्यान रखें। अब अगला मेथड हम लोग को देखना है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन हम लोग किसके लिए करते हैं, तो जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस मीडियम में डिसॉल्व होगा तो उसको हम लोग डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी ने कि डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में हम लोग सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस के बेस पे प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप ये चीज़ पढ़ोगे कि अच्छा सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस पे करें तो आपके दिमाग में क्रिस्टलाइजेशन भी आएगा, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। मान लो पूछते हैं कि विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज। ऑप्शन में डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन भी है और ऑप्शन में क्रिस्टलाइजेशन भी है। अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो उसमें देख लेना कि एक तो ये लिखा होगा कि जो मेथड है वो सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरा यहाँ पे कुछ और लाइन भी लिखा होगा, तो उसमें अगर ये लाइन मिल रहा है आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस मीडियम में डिसॉल्व है तो उससे सेपरेट करना है, तो उस केस में डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन करना है। और या फिर अगर ये लिखा है कि आपको सॉलिड को अलग करना है, ठीक है, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग करना है, तो उस केस में आपका क्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, आगे चलते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में, और कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है ये देखना है। तो मान लो कोई चीज़ अगर एक्वस मीडियम में डिसॉल्व है, मतलब वाटर में डिसॉल्व है, तो उसको कैसे अलग करोगे, तो आप इसमें क्या करते हो कि इसमें एक ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चूज करते हो, ठीक है, जिसमें वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व है उससे ज़्यादा सॉल्युबल हो। मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम से दिखाऊँ कि पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्वस मीडियम में है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, एक ऐसा सॉल्वेंट चूज किया जिसमें ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व था उससे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट में दिखाए। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि सॉल्वेंट ऐसा हो कि वो वाटर के साथ लेयर बनाए, मतलब कि वाटर में इमिसिबल होना चाहिए। मान लो वाटर में डिसॉल्व कर गया तो क्या फायदा। ठीक है, इसलिए जो सॉल्वेंट आप चूज करोगे ऐसा होना चाहिए जिसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हो वाटर के मुकाबले, और दूसरा ये जो सॉल्वेंट है वो वाटर में खुद इमिसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगले स्टेप में देखो क्या होगा कि इस वाटर से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है डिसॉल्व होकर इसमें चला गया सॉल्वेंट के अंदर, और ये दोनों अलग अलग लेयर में, तो आप यहाँ से नॉब खोलोगे, वाटर आपका अलग हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, क्योंकि आपके पास अब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक साथ है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है, तो उसको आप फर्दर डिस्टिलेशन जो आपने देखा था ऊपर, तो उसके थ्रू आप इसको अलग कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन करते हो, ये मैंने आपको बता दिया। इसका प्रिंसिपल मैंने बता दिया और इसका कोई एग्जांपल नहीं दिया, तो उसमें आपको ध्यान देना, बस आपको कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। अच्छा, और किस में करते हैं। अब जो अगला मेथड आता है वो आता है क्रोमेटोग्राफी का। तो नाम से थोड़ा समझ आता है कि कुछ कलर से रिलेटेड है, तो इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि जब इसको फर्स्ट यूज़ किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि हम लोग प्लांट्स के जो कलर हैं उसको अलग कर पाएँ, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ गया। अच्छा, आगे चलते हैं, इसमें मेन चीज़ क्या है। मेन चीज़ ये है कि इसमें दो फेजेस आपको देखने मिलेंगे हर एक
चाहे हम लोग किसी भी टाइप की क्रोमेटोग्राफी की बात करें, एक होगा स्टेशनरी फेज और दूसरा होगा मोबाइल फेज। तो इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन दे सकते हैं कि पहला ऐसा लिख सकते हैं कि स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में होता है, तो एकदम सही है। तो कभी अगर आपको ये लिखा हुआ मिल गया कि स्टेशनरी फेज इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो ये गलत है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मोबाइल फेज किस फॉर्म में हो सकता है, तो मोबाइल फेज आपका सॉल्वेंट हो सकता है या फिर गैसियस फॉर्म में हो सकता है। और सॉल्वेंट जो है वो प्योर भी हो सकता है, मिक्सचर भी होता है। ये सॉल्वेंट की बात कर रहा है, ये कंपाउंड की बात नहीं कर रहा है कि कंपाउंड प्योर है या मिक्सचर है। ये कह रहे हैं कि जो मोबाइल फेज आप चलाओगे उसके ऊपर से, स्टेशनरी फेज के ऊपर से, वो सॉल्वेंट हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और सॉल्वेंट में आप अकेला कोई एक सिंगल लिक्विड ले सकते हो या फिर मिक्सचर ऑफ लिक्विड ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसके टाइप देख लेते हैं। टाइप बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो क्रोमेटोग्राफी है वो दो टाइप की है, एक हो गया एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा हो गया पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और जो इसका नाम है इसी के ऊपर इसका प्रिंसिपल है। जो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है वो बेस्ड है डिफरेंट डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन पे, मतलब कि जो कंपाउंड है, जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, उसमें सब अलग अलग कंपोनेंट जो है अलग अलग एड्जॉर्प्शन दिखाएगा आपके स्टेशनरी फेज के ऊपर, तो उसके बेसिस पे आप इसको अलग कर सकते हो। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंशियल पार्टीशन के बेस पे अलग करते हैं। पार्टीशन मतलब होता है सॉलिबिलिटी, जो जब हम लोग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे तब हम लोग इसको देख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। तो सबसे पहले बताया मैंने कि नाम से ही आप इसका प्रिंसिपल पता कर सकते हो कि जो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है उसमें क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन एन एब्जॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है कि जो कंपोनेंट्स है आपके मिक्सचर जिसको आप सेपरेट करना, उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट है उसकी एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी अलग अलग है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम लोग एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी करवाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो हो गया प्रिंसिपल की बात। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्टेशनरी फेज जो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जब आप करवा रहे हो तो उसमें जो स्टेशनरी फेज यूज़ करते हो उसमें क्या यूज़ करते हो, तो स्टेशनरी फेज में आप सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना यूज़ करते हो। आपको पता है ये दोनों अच्छे एड्जॉर्बेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टेशनरी फेज जो होता है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में उसमें सिलिका जेल होता है, एल्यूमिना होता है। अगर ये स्टेटमेंट कभी आता है तो एकदम सही है। दूसरा वो पूछते हैं कि एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल दो। तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का दो एग्जांपल है, आपको अच्छे से याद रखना है। एक हो गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एक हो गया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया भी था, काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसको अच्छे से याद रखना कि एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में दो एग्जांपल है। पहला है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में भी अलग एक एग्जांपल आता है जो कि है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा था, पी फॉर पी और एक ही है, ठीक है। पी फॉर पी और उसका एग्जाम्पल एक ही है जो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पी से पेपर क्रोमेटोग्राफी आता है और वही पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है और सिंगल एग्जाम्पल है। और एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आपके दो एग्जाम्पल आएंगे उसके अलावा, पेपर के अलावा, और वो होगा एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एक होगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब प्रिंसिपल तो इन दोनों का सेम ही होगा क्योंकि दोनों ही एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे बेस है। अब बस देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी नाम ही बताता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ कॉलम से रिलेटेड है। तो इसमें जो एड्जॉर्बेंट प्रेजेंट होता है वो कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ग्लास ट्यूब में पैक्ड होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो एड्जॉर्बेंट है वो कॉलम के फॉर्म में ग्लास ट्यूब के अंदर पैक्ड रहता है और यही इसका स्टेशनरी फेज है। तो मैंने बताया था स्टेशनरी फेज आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आपका स्टेशनरी फेज है वो आपको सॉलिड फॉर्म में है और कैसा है, कॉलम ऑफ एड्जॉर्बेंट पैक्ड विद इन ए ग्लास ट्यूब। अच्छा, तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल कैसे किया है वो दिखाया हुआ है। आगे चलते हैं और क्या लिखा है यहाँ पे। तो एक बार आपने यहाँ पे स्टेशनरी फेज की बात कर ली जिसमें एब्जॉर्बेंट ग्लास ट्यूब के अंदर पैक्ड है। उसके बाद आप यहाँ बात करोगे मोबाइल फेज के बारे में। तो मोबाइल फेज यहाँ पे एलिमेंट है और ये एलिमेंट है वो क्या है, कुछ नहीं, वही लिक्विड या फिर मिक्सचर ऑफ लिक्विड है, जो कि मैंने बताया था कि मोबाइल फेज क्या होता है। और इसको आप ऊपर से फ्लो करवाते हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा यहाँ करके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये हो गया आपका स्टेशनरी फेज जो कि आपका एब्जॉर्बेंट है और यहाँ पे जो सॉल्वेंट दिख रहा है यही आपका एलिमेंट है। और इसके बीच में आपने रखा हुआ है कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ए बी सी, जिसको आपको अलग करना है। ये तीन कंपोनेंट्स है इसमें, ए बी और सी। तो आप क्या कराओगे, इस सॉल्वेंट को ऊपर से फ्लो होने दोगे नीचे तक, ठीक है। जैसे जैसे ये फ्लो होगा ये अपने साथ इस कंपोनेंट को भी लेने जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो कंपोनेंट ज़्यादा एब्जॉर्बेबल होगा इस एब्जॉर्बेंट में वो जाना नहीं चाहेगा, ठीक है। देखो कोई चीज़ मान लो ऐसे आप उसको फ्लो करवा लो सॉल्वेंट को, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि इसके साथ अच्छे से चिपका हुआ है, मतलब कि जो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है एब्जॉर्बेंट पे, तो वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन जो कम एब्जॉर्ब हो रहा है वो आगे जाएगा पानी के साथ, मतलब जो एलिमेंट है उसके साथ। तो यही यहाँ पे प्रिंसिपल है। तो सॉल्वेंट जैसे आगे जाएगा वो इन कंपोनेंट्स को भी आगे लेते हुए जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन दिखाएगा वो सबसे पहले ही रुक जाएगा, जो सबसे कम दिखाएगा एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्बेंट के ऊपर वो आगे तक जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ आप इस चीज़ से पता कर सकते हो कि ए बी सी में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन हो रहा है। तो ए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि वो जल्दी ही रुक गए, ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं जा रहा है सॉल्वेंट के साथ। तो वही यहाँ पे लिखा है कि द मोस्ट रेडिली एब्जॉर्ब सब्सटेंस इज रिटेन्ड नियर द टॉप, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि इसमें हम लोग सॉल्वेंट को ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करवा दें,
ठीक है। अच्छा, क्योंकि उससे फिर आपको आंसर देने में सही रहेगा। अगर मान लो स्टेटमेंट आता है कि मोस्ट रेडिली एब्जॉर्ब सब्सटेंस इज रिटेन नियर द टॉप, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्वेंट है ऊपर से नीचे आता था, इसलिए जो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा वो ऊपर ही रहेगा। मान लो अगर आपने सोच लिया कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में आप स्टेटमेंट को गलत कर दोगे, क्योंकि उसमें आपको लगेगा कि जो ज़्यादा एब्जॉर्ब होने वाली चीज़ है वो नीचे रहेगा। इसलिए आपके दिमाग में ये डायग्राम याद होना चाहिए, जैसे ही आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। तो नाम में ही है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होगा कि एक ग्लास प्लेट के ऊपर थिन लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट कोटेड होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो कि जो दोनों हमने एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात की, उसमें एड्जॉर्बेंट किस टाइप में हमने यूज़ किया उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो एड्जॉर्बेंट था वो कॉलम के फॉर्म में था, लेकिन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में थिन लेयर के फॉर्म में है एड्जॉर्बेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। उसमें ग्लास में पैक्ड था, इसमें ग्लास प्लेट के ऊपर कोट किया गया। अच्छा, ये जो आप यहाँ पे प्लेट बनाते हो कोट करने के बाद, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमा प्लेट बोलते हैं। प्रोसेस को कैसे करते हैं? क्रोमा प्लेट के ऊपर आप क्या करते हो? एक स्मॉल स्पॉट डालते हो, जो भी कंपाउंड है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, जिसको आपको सेपरेट करना है, और उसके बाद नीचे एलिमेंट होता है, उसको ऊपर से डाल देते हो उसके एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। वही यहाँ पे देखो, ये एलिमेंट है, उसके ऊपर ये आपने जो क्रोमा प्लेट आपने बनाया है उसको डाल दिया। उसके बाद क्या होगा, ये जो एलिमेंट होगा ये धीरे धीरे ऊपर राइज करेगा कैपिलरी एक्शन के कारण। फिर वही प्रिंसिपल रहेगा, जो कम एब्जॉर्बेबिलिटी दिखाएगा वो ऊपर तक चला जाएगा, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, और जो ज़्यादा एब्जॉर्बेबिलिटी दिखाएगा वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से वहाँ पे कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल, वो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे एक बात लिखी है, रिटार्डेशन फैक्टर। तो कभी अगर स्टेटमेंट आता है कि रिटार्डेशन फैक्टर ये है, तो आपको बताना चाहिए क्या होता है रिटार्डेशन फैक्टर। तो फॉर्मूला पहले देख लो। रिटार्डेशन फैक्टर का फॉर्मूला है डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो सब्सटेंस बेस लाइन से कितना ऊपर गया है उसको बोल रहे हैं हम लोग x, और जो सॉल्वेंट है वो बेस लाइन से कितना ऊपर गया है उसको हम लोग बोल रहे हैं y, ठीक है। और x बाय y को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग अगर देखोगे ध्यान से, तो हम लोग यहाँ पे रिलेटिव एब्जॉर्बेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिलेटिव एब्जॉर्प्शन है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं रिटार्डेशन फैक्टर के फॉर्म में। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जो रिटार्डेशन फैक्टर है वो एब्सोल्यूट एब्जॉर्प्शन को एक्सप्रेस करता है, तो गलत चीज़ है, ठीक है। रिटार्डेशन फैक्टर रिलेटिव एब्जॉर्प्शन को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट की कितना मूव किया उसके कंपेयर में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लो आपने जब सेपरेट किया तो वहाँ पे जो कंपाउंड्स है वो कलरलेस दिख रहे हैं, मतलब आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे? उस केस में आप क्या करते हो, उसको अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर डालते हो और फिर आपको वो चीज़ दिखती है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप उसके ऊपर आयोडीन के क्रिस्टल डाल सकते हो। अब वैसे कंपोनेंट्स जो कि आयोडीन के क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करेंगे वो ब्राउन स्पॉट्स के फॉर्म में आपको दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आप कुछ रिएजेंट्स को भी डाल सकते हो, जैसे कि अगर आप निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन को डालते हो तो वो सिर्फ एमाइनो एसिड्स के केस में ही आपको कलर देगा, मतलब कि निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन को हम एमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये J24 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन कैन बी यूज टू डिटेक्ट विच आर द फॉलोइंग। उसमें एक ऑप्शन था सेल्यूलोज, स्टार्च, एक था आपका शायद एल्ब्यूमिन था। तो एल्ब्यूमिन क्योंकि प्रोटीनिशियस होता है, अमाइनो एसिड से बना होगा, इसलिए निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एल्ब्यूमिन को डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं, हम लोग दूसरे टाइप के क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं, जो कि है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि वो एड्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सिमिलरली पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है वो डिफरेंशियल पार्टीशनिंग के ऊपर बेस्ड है। जो डिफरेंशियल पार्टीशनिंग का मतलब है कि सॉलिबिलिटी। आपको पता है कि क्रोमेटोग्राफी में आप दो चीज़ यूज़ करते हो, एक हो गया स्टेशनरी फेज, एक हो गया आपका मोबाइल फेज। तो कोई कंपोनेंट स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में से किस में ज़्यादा सॉल्युबल है उसके बेसिस पे यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है। इसलिए यहाँ पे ये जो लाइन इन्होंने लिखा है डिफरेंशियल पार्टीशनिंग का, यही मतलब है कि जो कंपोनेंट है वो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा सॉल्युबल है या फिर मोबाइल फेज में ज़्यादा सॉल्युबल है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो उतना आगे जाएगा और फिर आप कंपोनेंट को अलग कर पाओगे, ठीक है। इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ नीचे। दूसरा पॉइंट जो अच्छे से याद रखना है कि जो आप जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी उसका एग्जांपल क्या है, तो उसका एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अच्छे से एग्जांपल याद कर लिया, क्योंकि एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का दो एग्जांपल था, कॉलम और TLC। तीसरा क्वेश्चन कि जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है उसमें स्टेशनरी फेज क्या होता है। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है उसमें हम लोग पेपर लेते हैं जिसमें वाटर पैक्ड होता है, मतलब कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो एक्चुअली एक पेपर है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स पैक्ड होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे हम लोग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में करते थे, यहाँ पे हम लोग थिन प्लेट को डालते थे एलिमेंट के अंदर, वैसे यहाँ पे इस बार हम लोग क्या करेंगे, थिन पेपर को डालेंगे। बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा, रिटार्डेशन फैक्टर उसमें भी निकाल सकते हैं, सब कुछ इसमें निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि जो एलिमेंट होगा वो कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब वो ऊपर जा रहा होगा तो होगा क्या कि एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मतलब कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता था, जो अलग अलग कंपोनेंट है वो अलग अलग एड्जॉर्बेबिलिटी दिखाएंगे, इसलिए जो ज़्यादा एड्जॉर्प्शन दिखाएगा वो नीचे रह जाएगा और जो कम दिखाएगा वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल पार्टीशनिंग के बेस पे ये काम होता है, तो यहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल होगा
आपके एलिमेंट में तो वो आगे तक जा पाएगा, लेकिन जो कम सॉल्युबल होगा वो नीचे ही रुक जाएगा। तो इस बेसिस पे डिफरेंशियल पार्टीशनिंग के बेसिस पे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी आपका होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो सारे मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग को आगे देखना है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि मैं जेईई मेंस के एनालिसिस से आपको बता सकता हूँ। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स को देखेंगे कि कैसे उनको एनालाइज करना है कि वही एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को डिटेक्ट करना है कार्बन और हाइड्रोजन को। वो कैसे करते हैं? तो इसमें सबसे पहले उस कंपाउंड का नाम याद रखो कि कौन से कंपाउंड को यूज़ करते हैं इन द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आपको याद रखना है कॉपर ऑक्साइड और कॉपर 2 ऑक्साइड, मतलब कि CuO को यूज़ करते हैं हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के डिटेक्शन के लिए। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये बन सकता है कि इन द डिटेक्शन ऑफ कार्बन या फिर इन द डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड या CuO आपका वहाँ पे ऑप्शन होगा। तो करते कैसे हैं ये सबसे पहले समझो। मान लो कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है तो प्रेजेंट हो गई। अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो उसमें हाइड्रोजन है तो वो CO के साथ रिएक्ट करके H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब CO2 और H2 का अगर प्रेजेंस हम लोग पता कर लेते हैं तो हम लोग ये पता कर सकेंगे कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन था। ठीक है, कैसे पता करते हैं? ये जो CO2 आपका बना, अगर हम लोग उसको लाइम वाटर के साथ पास कराएंगे वो टर्बिड हो जाता है, और यही टर्बिडिटी कंफर्म करता है कि वहाँ पे CO2 था, और CO2 का प्रेजेंस कंफर्म करता है कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर। सिमिलरली अगर हम लोग वाटर को एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो इनिशियली जो कॉपर सल्फेट होता है वो आपका व्हाइट होता है, लेकिन अगर उसमें हमने वाटर पास करवाया तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, और यही कंफर्म करता है कि वहाँ पे आपने वाटर पास करवाया है और मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हमको करना है। तो कॉपर 2 ऑक्साइड, CO2, H2O, टर्बिडिटी और ब्लू कलर आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो ब्लू कलर आता है इसमें जो कंपाउंड बनता है वो आपको देखना है कि इसमें बनता है CuSO4.5H2O। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मान लो जब हमने वाटर को पास कराया कॉपर सल्फेट के साथ तो हमारा X बन गया। ठीक है, और इस X में बताओ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो 1। ठीक है, आपको यहाँ पे 5 वाटर दिख रहे हैं, लेकिन इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ 1 होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग और दूसरा टेस्ट देखते हैं जो कि है लेसिग्नेस टेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लेसिग्नेस टेस्ट को हम लोग किस एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या किन एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए, हेलोजन और फॉस्फोरस के लिए। इन 4 के लिए यूज़ करते हैं, बाकी के लिए नहीं यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड यूजिंग लेसिग्नेस टेस्ट। तो उसमें मान लो एक ऑप्शन कार्बन का होगा या हाइड्रोजन का होगा, तो वो सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अब इसमें स्टेटमेंट भी बन के आ सकता है। एक स्टेटमेंट ये हुआ कि लेसिग्नेस टेस्ट को हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि लेसिग्नेस टेस्ट करवाने से पहले हम लोग जो भी अपना एलिमेंट है, मान लो नाइट्रोजन है या फिर सल्फर है, हेलोजन या फॉस्फोरस है, उसको हम लोग सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करवाते हैं ताकि वो कोवलेंट से आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाए। ठीक है, ताकि वो कोवलेंट से आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाए। तो ये दूसरा आपका एक दूसरा पॉइंट आपको लेसिग्नेस टेस्ट के लिए ध्यान रखना है। तो मतलब कि लेसिग्नेस टेस्ट करवाने से पहले सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करवाना इंपॉर्टेंट है ताकि कोवलेंट से आयनिक फॉर्म में वो चेंज हो जाए। इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि Na और N के साथ फ्यूज करके NaCN बनाया है, यहाँ पे सोडियम और सल्फर यहाँ पे फ्यूज करके Na2S बनाया है, सोडियम और X मिलकर यहाँ पे NX बनाया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका फर्दर अलग अलग टेस्ट करवाएंगे। तो ये सबसे इनिशियल स्टेप है लेसिग्नेस टेस्ट का। अब देखते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन का टेस्ट हम लोग कैसे करवाते हैं। अब टेस्ट फॉर नाइट्रोजन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे कि आप कैसे पता करते हो कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में। तो अगर आपको प्रशियन ब्लू कलर दिख रहा है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो पहला ये डिटेक्शन आपको याद रखना है कि प्रशियन ब्लू कलर दिखा, नाइट्रोजन का प्रेजेंस आपको पता चल जाएगा। अब प्रशियन ब्लू कलर जो बनता है उसका फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं कि विच आर फॉलोइंग गिव्स प्रशियन ब्लू कलर। तो उसमें अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बना के देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है कि यही जो है वो प्रशियन ब्लू कलर देता है। अच्छा, दूसरा आपको नाम भी लिख के दे सकते हैं। तो इसको वो लोग फेरी फेरोसाइनाइड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप IPC नेम में लिखोगे तो उसको आप IPC नेम तो लिख लोगे अगर आपको फॉर्मूला पता है। अगर नहीं भी पता है तो आपको ये नाम याद रखना है कि इस अगर ऑप्शन में मान लो फॉर्मूला ना देके फेरी फेरोसाइनाइड लिखा है और पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्रशियन ब्लू कलर, तो फेरी फेरोसाइनाइड सही आंसर है। या फिर कभी स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि फेरी फेरोसाइनाइड गिव्स प्रशियन ब्लू कलर एंड हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो ये भी सही ऑप्शन है। अब देखो इसमें करते कैसे, इस अगर प्रोसेस पूछोगे या रिएक्शन पूछोगे कैसे करते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रेट आपने बनाया है उसको आप सबसे पहले फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हो। ठीक है, जिसको इन्होंने यहाँ पे लिखा है आयरन 2 सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा दो और आपका बन जाता है हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, तो हेक्सासाइनोफेरेट में इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो यहाँ पे Fe है वो 2+ ऑक्सीजन स्टेट में है और ये आप इसमें निकाल भी सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट करके आपको पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने सीखा है। दूसरा चीज़ आप ये भी देखो कि यहाँ पे हमने आयरन 2 सल्फेट तो यूज़ किया ही है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे एसिडिफिकेशन भी करवाया है सल्फ्रिक एसिड के प्रेजेंस में। तो सल्फ्रिक एसिड का यहाँ पे काम क्या है कि वो कुछ Fe2+ आयंस को Fe3+ में कन्वर्ट कर देती है और यही Fe3+ बाद में इस हेक्सासाइनोफेरेट के साथ रिएक्ट करके प्रशियन ब्लू कलर आपका देता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे जो Fe है
यहाँ पे जो Fe है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में है और अंदर जो Fe है वो +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी वो चीज़ लिखी हुई है। अब आते हैं हम लोग टेस्ट फॉर सल्फर की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर आपको ब्लैक कलर मिल जाता है लेड सल्फाइड का तो समझ आना है कि जो सल्फर है वो प्रेजेंट है। तो पहला टेस्ट तो यही है कि अगर आपको PBS या फिर ब्लैक प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है मतलब कि सल्फर प्रेजेंट है। दूसरा, अगर आप जो भी आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है मतलब Na2S जो है अपना है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को रिएक्ट करवाओगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ Na2S के साथ, तो उस केस में अगर आपको वॉयलेट कलर देखने को मिल जाता है तो ये भी सल्फर के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अगर अभी कभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स वॉयलेट कलर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो ये वाला आपका सही ऑप्शन है। या फिर इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। तो ये आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए। अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मुला आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि प्रशियन ब्लू अगर आपको याद है तो FeCN6 उसमें बीच में आता था, तो FeCN6 में से एक CN हटा दो, FeCN5 हो जाएगा और नाइट्रोप्रोसाइड है तो NO एक लग जाएगा इसमें, तो ये हो गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और जो वॉयलेट कलर दे रहा है उसमें एक S हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ पे सल्फर सल्फाइड आयन के साथ एड करवा दो, इसलिए ये जो कलर देता है वॉयलेट कलर देता है। तो इस तरीके से आप फॉर्मुला पहचान सकते हो ऑप्शन में बिना उसको अच्छे से याद किए। अच्छा, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर रिएक्शन क्या होगा कि मान लो नाइट्रोजन भी और सल्फर दोनों ही साथ में प्रेजेंट है, तो उस केस में कोई भी प्रशियन ब्लू कलर नहीं मिलेगा आपको। उस केस में क्या होगा, आपको एक ब्लड रेड कलर देखने को मिलता है और ब्लड रेड कलर किसके कारण देखने को मिलता है वो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ सोडियम थायोसाइनाइड कैसा कलर देता है, तो ब्लड रेड कलर देता है, उसका फॉर्मुला क्या है ये है। ठीक है, और ब्लड रेड कलर क्या इंडिकेट करता है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों साथ में प्रेजेंट है। और प्रशियन ब्लू अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ प्रशियन ब्लू कलर क्यों नहीं मिलता है जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है, तो इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे फ्री साइनाइड आयंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा AR क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जब भी हम लोग थायोसाइनाइड का रिएक्शन करवाते हैं तो उस केस में हम लोग को ब्लड रेड कलर मिलता है ना कि प्रशियन ब्लू। रीजन होगा बिकॉज देयर इज नो फ्री साइनाइड आयंस। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आपने अभी तक 3 कलर देख लिए। जब आप नाइट्रोजन का डायरेक्शन देख रहे हो तो आपने वहाँ पे प्रशियन ब्लू देखा, उसका फॉर्मुला आपने देखा। उसके बाद जब आप सल्फर में आए तो आपने पहले ब्लैक कलर देखा जो कि PBS प्रेसिपिटेशन के कारण बन रहा था। फिर आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करवाया तो आपको वॉयलेट कलर मिला और वो कैसे फॉर्मुला याद रखना मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर दोनों प्रेजेंट है सल्फर नाइट्रोजन दोनों, तो उसमें वो थायोसाइनाइड हो गया और थायोसाइनाइड का रिएक्शन करवाया तो उसमें कोई भी प्रशियन ब्लू कलर नहीं मिल रहा है, उसमें आपको ब्लड रेड कलर मिल रहा है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्यों नहीं मिला मैंने बता दिया आपको। अब टेस्ट फॉर हैलोजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हम लोग उसको एसिडिफाई करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ और उसके बाद हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो ये पहला एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, उतना पूछने का चांस नहीं है लेकिन पता होना चाहिए कि हैलोजन के टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ एसिडिफाई करवाते हैं और फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, आपके पास 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक, आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाए, ठीक है, जो कि NH4OH के साथ सॉल्युबल हो, तो इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपका क्लोरीन प्रेजेंट था। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको येलो प्रेसिपिटेट मिले, और येलो प्रेसिपिटेट हो सकता है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल हो NH4OH में या फिर इनसॉल्युबल हो। अगर जो येलो प्रेसिपिटेट मिला है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो उस केस में वो ब्रोमीन होगा, और अगर वो इनसॉल्युबल है NH4OH में तो वो आयोडीन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 3 तो पता ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बनाने के चांसेस हैलोजन से यहीं से है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, सिंपल Cl है। ठीक है, कोई सोचना ही नहीं है, और पता होना चाहिए कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो सॉल्युबल होता है NH4OH में। ठीक है, मान लो कभी स्टेटमेंट दे दिया कि if in the test for halogen you get white precipitate which is insoluble in NH4OH, that it indicates the presence of chlorine, तो ये गलत है, सॉल्युबल भी होना चाहिए NH4OH में। अच्छा, दूसरा येलो प्रेसिपिटेट है, अगर सॉल्युबल है तो उस केस में आपका ब्रोमीन है और इनसॉल्युबल है तो आपका आयोडीन है। आगे चलते हैं। टेस्ट फॉर फॉस्फोरस में आपको सबसे पहली चीज़ क्या याद होनी चाहिए, वो ये है कि टेस्ट फॉर फॉस्फोरस में अगर आपको येलो कलरेशन दिख रहा है तो इसका मतलब कि वहाँ पे फॉस्फोरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट हो सकता है। ठीक है, अब येलो कलरेशन किसके कारण होता है, जैसे कि प्रशियन ब्लू कलर किसके कारण होता है ये पूछा जा सकता है। तो सिमिलरली येलो कलरेशन होता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के कारण। ठीक है, और इसी का इस बार एक बार जेईई में क्वेश्चन आया था, उन्होंने ऐसे करके फॉर्मुला दिया हुआ था और पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मुला ऑफ कैनरी येलो पीपीटी। ठीक है, तो ये जो कैनरी येलो पीपीटी ये फॉस्फेट के टेस्ट के लिए यूज़ होता है और उसका फॉर्मुला आपका ये रहा। ठीक है, तो इसी को अगर आप अच्छे से रीफ्रेम करोगे इस फॉर्मुला को अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट को, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये फॉर्मुला देख लेना, मैंने बताया भी था आपको अपने अप्रैल अटेम्प्ट वाले वीडियो में। तो येलो कलेक्शन किसके कारण आता है, तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के फॉर्मेशन के कारण आता है। इसको क्या बोलते हैं, कैनरी येलो पीपीटी बोलते हैं। ये हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका फॉर्मुला आपको देख लेना है और इस फॉर्म में अरेंज करना भी आपको आना चाहिए। उसके बाद एक लाइन ये भी आपको याद रखना है कि जब फॉस्फोरस का टेस्ट करवाते हो तो उसमें हम लोग सोडियम पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि फॉस्फोरस को फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है और बाद में हम लोग इसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और फिर अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब हम लोग को जाके ये येलो पीपीटी मिलता है। ठीक है, अच्छा, ये इतना अच्छे से याद नहीं रखना है रिएक्शन को, लेकिन ये जो मैंने बोला है येलो पीपीटी का फॉर्मूला क्या है और नाम क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस देख लिया, अब हम लोग को देखना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें पहले आता है कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसका जो कैलकुलेशन न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। मैंने यहाँ पे अलग से सबका कैलकुलेशन पार्ट कैसे करना है लिख के रख लिया है।
पहले जो पॉइंट्स है थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो शायद आ सकता है, बहुत रेयर चांस है, ठीक है। देख लो, सबसे पहले जो कार्बन हाइड्रोजन है वो अगर आपको याद है उसके क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में भी हम लोग कॉपर ऑक्साइड यूज़ करते थे और उसके क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में भी कॉपर ऑक्साइड यूज़ करते हैं। एक तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कि यहाँ पे जो मास ऑफ वाटर होगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूजिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और जो मास ऑफ CO2 है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर एब्जॉर्ब करने के बाद हम लोग पता करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया थ्योरेटिकल पॉइंट्स। उसके बाद ये जो कैलकुलेशन मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब हम लोग को देखना है दूसरा जो कि है नाइट्रोजन, और यहीं से मेन न्यूमेरिकल अगर उनको क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूछना होगा तो वो आपसे नाइट्रोजन के जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के दो पार्ट है, डुमास मेथड और जिल्दाल्स मेथड, वही पूछते हैं, ठीक है। तो मैंने बताई दिया आपको कि नाइट्रोजन को अगर आपको क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट करना है तो दो मेथड है, एक है आपका डुमास मेथड और एक है आपका जिल्दाल्स मेथड, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों में आपको प्योर डिफरेंस बताऊं तो आप याद रखना कि डुमास मेथड में हम लोग प्योर N2 के बेसिस पे एस्टिमेशन करते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम लोग को फ्री नाइट्रोजन मिलता है। लेकिन जिल्दाल्स मेथड में हम लोग एमोनिया के थ्रू एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे फ्री नाइट्रोजन नहीं आता है जिल्दाल्स मेथड में, लेकिन डुमास में आता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग कॉपर ऑक्साइड का यूज करते हैं। कॉपर ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये एक रिक्वायरमेंट है डुमास मेथड के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक स्टेटमेंट हो गया, और दूसरा कि इसमें हम लोग को फ्री नाइट्रोजन मिलता है और उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे फाइनली कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन वाला ही पार्ट मेन है जहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम लोग उसको देखते हैं। और उसको देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ जहाँ पे मैंने इसको अलग से स्टेप वाइज लिख दिया है। अब डुमास मेथड जो है ना वो काफी ईजी है, आपको बस 2 स्टेप करने होते हैं। मैंने यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिख दिया, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में आपको V2 कैलकुलेट करना है, और V2 क्या है, V2 है आपका वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, ठीक है। एक बार आपने V2 कैलकुलेट कर लिया, मतलब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर लिया, फिर वहां से आप उसका मास निकाल सकते हो और फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी निकाल सकते हो। तो V2 कैसे निकालना है, तो V2 निकालने के लिए जो आपको फॉर्मुला लगाना है, आपका बेसिक फॉर्मुला स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा है, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, ठीक है। ये आपको लगाना है। अब आपको पता क्या होना चाहिए कि P1 क्या है, V1 क्या है, T1 क्या है, सिमिलरली P2 क्या है, V2 क्या है, T2 क्या है, ठीक है। देखो P1 क्या है, यहाँ पे P1 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। P1 है कि जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया होगा जिसमें नाइट्रोजन गैस को कलेक्ट किया गया है, उससे आपको एक्वस टेंशन को माइनस करने के बाद जो प्रेशर बचेगा वही है आपका P1, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको वहाँ पे एक्वस टेंशन मिलेगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, तो एक्वस टेंशन मिलेगा आपको, वहाँ पे लिखा होगा कि इस प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस को कलेक्ट किया गया है या फिर इस प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस को लिया गया है, तो उस प्रेशर से आपको एक्वस टेंशन को माइनस कर देना है और वही आपको P1 मिल जाएगा। V1 क्या होगा कि जो भी वॉल्यूम दिया होगा नाइट्रोजन का वो आपका V1 है, और जो भी टेम्परेचर वहाँ पे दिया होगा वो आपका टेम्परेचर है। ध्यान ये रखना है कि आपको वॉल्यूम यूज करना है मिलीलीटर में और टेम्परेचर यूज करना है आपको केल्विन में। अच्छा, P2 क्या है, तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं सारे के सारे STP पे रखने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे V2 क्या चाहिए, STP में चाहिए। अगर आपको यहाँ पे ध्यान से मैंने दिखाया था V2 जो है वो वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP है, तो इस साइड में आपको सब कुछ STP में ही रखना है। तो P2 जो है वो प्रेशर एट STP है, मतलब कि 1 atm, और इसको आपको मिलीमीटर ऑफ Hg में रखना है, तो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। वैसे ही T2 जो है वो भी आपका STP पे होगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। तो आपको केल्विन में और मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में ही आपको प्रेशर और टेम्परेचर को रखना है। अच्छा, इससे जब आप ये रख लोगे तो आपको पहले स्टेप का V2 मिल जाएगा, और फिर आपको V2 को यूज़ करना है स्टेप 2 के लिए। तो अगर मैं जितना भी मैंने आपको बताया है उसको क्वेश्चन में यूज़ करके बताऊँ तो पहले वो देख लेता ताकि आपको साथ ही साथ समझ में आए। तो प्रॉब्लम 12.21 आपका डुमास मेथड का क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इन डुमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव, तो मतलब यहाँ पे 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, ठीक है। आगे क्या दिया है, 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 50 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन। तो 50 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन से क्या समझते हो कि वॉल्यूम दे दिया है नाइट्रोजन का, मतलब कि V1 आपका दे दिया है, ठीक है। मैंने बताया था जो दिया होगा वही आपका V1 है, जो दिया होगा टेम्परेचर वही आपका T1 है। तो आपका वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दे दिया, मतलब कि V1 दे दिया। फिर टेम्परेचर दिया हुआ है कि किस टेम्परेचर पे कलेक्ट किया, तो आपका T1 हो गया, क्योंकि T2 तो आपका STP पे था, वैसे V2 भी आपका STP पे है। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया है कि कितने पे कलेक्ट किया है, 715 प्रेशर पे। तो मैंने बोला था कि जो प्रेशर P1 आप निकालते हो वो कितने प्रेशर पे कलेक्ट किया है माइनस एक्वस टेंशन, तो 715 प्रेशर पे कलेक्ट किया है, और यहाँ पे एक्वस टेंशन दिया हुआ है 15 mm ऑफ Hg। तो सबसे पहले स्टेप में आप P1 निकालोगे कैसे, 715 माइनस 15 करके, मतलब कि 700 मिलीमीटर ऑफ Hg। अच्छा, उसके बाद आपको निकालना था V2 जो कि यहाँ पे लिखा है। तो V2 के लिए आप सब कुछ यहाँ पे पुट करोगे, आपके पास यहाँ पे P1 आ गया, आपके पास यहाँ पे V1 आ गया, आपके पास यहाँ पे T1 आ गया। P2 आपको पता है, T2 आपको पता है क्योंकि STP का है, और V2 आपको निकालना है। उसमें पुट करोगे आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले V2 सॉल्व होकर 41.9 मिलीलीटर। अच्छा, उसके बाद हम लोग को आगे सेकंड स्टेप में जाना है। अगला स्टेप क्या है कि अगला स्टेप है, एक बार आपने V2 कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपको उसका वेट कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है क्योंकि आपने देखा V2 STP पे कैलकुलेट हुआ है,
तो आपको पता है कि एसटीपी पे अगर 22,400 मिलीलीटर है तो उसका वेट नाइट्रोजन का कितना होगा, N2 होगा तो 28 ग्राम होगा। तो 1 ml का कितना होगा, 28/22400। V2 वॉल्यूम का वेट कितना होगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप भूल जाओगे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ताकि मैं आपको फिर ये फॉर्मूला समझा पाऊँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, इसी तरीके से आपका यहाँ पे V2 आ गया और इसी तरीके से आपका यहाँ पे V2 का वेट आ गया। अब आपको पता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे, वेट ऑफ N2 बाय टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट और इंटू 100। वेट ऑफ N2 हो गया आपका ये, ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करोगे बाय टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड W यहाँ पे रखा, तो यही आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर आप भूल जाओगे तो आपको याद रखना है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि 22,400 ml में आपका 28 ग्राम होगा, 1 ml में 28/22400। V2 के लिए फिर V2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका वेट ऑफ N2 हो गया। परसेंटेज कैसे निकालोगे, वेट ऑफ N2 बाय टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, वही यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये आपको दूसरा फॉर्मूला याद रखना है। V2 आपने कैलकुलेट कर लिया पहले स्टेप से, यहाँ पे पुट करोगे, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ था, देखो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ था 0.3 ग्राम, आपने वहाँ पे पुट किया। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो जब भी डुमास मेथड का क्वेश्चन आए, आपको पहले V2 कैलकुलेट करना है जैसे मैंने बताया, फिर आपको वहाँ पे पुट करके अपना परसेंटेज नाइट्रोजन कैलकुलेट कर लेना है। तो हमने सबसे पहले डुमास मेथड देख लिया नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए। अब हमें देखना है ज़िल्दाल्स मेथड। अब ज़िल्दाल्स मेथड में सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बोलूँगा याद रखने के लिए, जिसका एप्लीकेशन मैं आपको एंड में बताऊँगा, वो ये है कि इसमें सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम सल्फेट। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमोनियम सल्फेट मिलता है। ठीक है, फिर जब हम लोग अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे अमोनिया लिबरेट होता है, और यही अमोनिया हम लोग यूज़ करते हैं नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए ज़िल्दाल्स मेथड में। लेकिन मैंने आपको बताया था डुमास मेथड में हम लोग फ्री N2 जो निकलता है उसका यूज़ करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए। अच्छा, पहला पॉइंट ये आपका हो गया। उसके अलावा इसमें जो मेन पॉइंट है वो है आपका न्यूमेरिकल। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे और न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। तो न्यूमेरिकल कैसे करना है, इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है। डुमास मेथड में मैंने आपको 2 सिंपल स्टेप बताए थे, उसके थ्रू आप यहाँ पे कर पा रहे थे। ज़िल्दाल्स मेथड में आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू M इंटू 2 इंटू V बाय वेट इंटू 100। ठीक है, अब W क्या है सबसे पहले समझो, ईजी है, ये आपको हमेशा एक क्वेश्चन में दिया होगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, M क्या है, M है मोलैरिटी ऑफ एसिड। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होता है। V क्या है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपका मेन क्वेश्चन घूमता है या फिर क्वेश्चन वो देंगे आपको। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आगे जाने से पहले कि कभी कभी वो आपको सीधे सीधे नॉर्मेलिटी भी दे सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी जब दिया होगा तो उस केस में आप M इंटू 2 को हटा दोगे और यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला में आपका N आ जाएगा। ठीक है, जो भी नॉर्मेलिटी दिया होगा रख दोगे, M इंटू 2 मतलब मोलैरिटी इंटू 2 करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ एसिड है, H2SO4 की जो बेसिसिटी होती है वो 2 होती है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग कि V क्या है। तो V क्या होगा, आपको जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड या फिर वॉल्यूम ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया, वही चीज़ आपका V है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मोस्टली आपका 95% क्वेश्चन जो आपके नीट में आएगा वो बन जाएगा। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी में भी इस फॉर्मूला पे डायरेक्टली बेस्ड, मतलब जिसमें V दिया हो आपको डायरेक्टली, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी खोलते हो तो आपको प्रॉब्लम 12.22 मिलता है। तो अगर इसको आप पढ़ोगे तो आपको दिख रहा है कि ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ज़िल्दाल्स मेथड। तो ये लोग क्या करते हैं, मेथड बताते हैं कि डुमास मेथड से करना है या ज़िल्दाल से करना है। तो यहाँ पे ज़िल्दाल बोल दिया, द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बता दिया। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल गया, W मिल गया 0.5। अच्छा, आगे चलते हैं। कंपाउंड इन ज़िल्दाल्स एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। तो यहाँ पे बता दिया कि जो अमोनिया है उसने कितने मिलीलीटर ऑफ H2SO4 को न्यूट्रलाइज किया है, तो 10 ml को। ठीक है, और मोलैरिटी कितनी एसिड की, तो 1 मोलर है। अच्छा, आगे चलो। तो अगर आप फॉर्मूला खोलते हो तो आपको मिलता है कि अच्छा मेरे को V मिल गया 10 ml, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि 10 ml एसिड को आपके अमोनिया ने न्यूट्रलाइज किया। अच्छा, तो V मिल गया आपका 10 ml, वेट आपको मिल गया था 0.5 ग्राम, मोलैरिटी आपने देख लिया 1 मोलर दिया हुआ है, वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 56%। ठीक है, वही यहाँ पे करना था। तो ज़िल्दाल्स मेथड में आपको मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ईजी है। एक फॉर्मूला में आपको चीज़ें पुट करनी है, बस आपको जो मेन लाइन में बताया कि V कैसे पता करना है वो आपको देख लेना है। अब ये तो हो गया डायरेक्टली, जो कि 95% टाइम आपका काम इससे हो जाएगा इस फॉर्मूला से। अब कभी कभी वो इनडायरेक्टली आपको घुमा सकते हैं, कैसे कि वो आपको डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं देंगे, वो क्या करेंगे आपको 2-3 स्टेटमेंट लिख के देंगे, उससे आपको वॉल्यूम निकालना होगा। तो उसमें आपको 2 चीज़ चाहिए होगा, एक तो इनिशियल वॉल्यूम और दूसरा वॉल्यूम यूज्ड इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH।
ठीक है, अब कैसे पता करें कि ये इनिशियल वॉल्यूम दिया है या फिर वॉल्यूम यूज्ड इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH दिया है, तो इसके लिए दो स्टेटमेंट आपको देखने। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आपको ये वाला लाइन मिल जाए कि NH3 या अमोनिया इवॉल्व्ड वाज एब्जॉर्ब्ड इन 70 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, मैंने एग्जाम्पल के लिखा है यहाँ पे कि अब कभी भी अगर आपको ये लाइन मिलता है कि अमोनिया जो इवॉल्व हुआ था वो इतने मोलर इतने ml ऑफ H2SO4 में एब्जॉर्ब हुआ है, समझ जाना है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम दी गई है ये आपको इनिशियल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 दी गई है। ठीक है, अच्छा, तो ये लाइन देखते समझ जाना है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वही आपका इनिशियल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 है। अच्छा, अगला, अगर आपको ये लाइन दिखता है आपके क्वेश्चन में कि रेसिडुअल H2SO4 वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय 80 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि कितना वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड था फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH। अब बस आपको ध्यान इतना देना है कि वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड जो होता है वो हाफ द वॉल्यूम ऑफ NaOH होता है। मतलब कि यहाँ जो वॉल्यूम दिया है NaOH का 80 ml, उसका हाफ कर दोगे तो 40 ml हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड। अब आपको निकालना क्या था, वॉल्यूम, क्योंकि आप उसी के थ्रू फॉर्मूला में पुट करोगे और अपना आंसर निकालोगे। तो इनिशियल वॉल्यूम 70 ml था और वॉल्यूम यूज्ड जो है वो कितना है आपका 40 ml है, माइनस कर दोगे 30 ml हो जाएगा। और मोलैरिटी आपको यहाँ पे देखो, मोलैरिटी कैसे पता करना है, देखो यहाँ पे अगर देखोगे H2SO4 में मोलैरिटी दे रखी है 0.5 मोलर, तो 0.5 मोलर मोलैरिटी है H2SO4 की, ये भी पता चल गया आपको। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, बस 0.5 वॉल्यूम आपने निकाल लिया 30, यहाँ पे पुट करोगे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप वॉल्यूम पता कर सकते हो अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिया है। अच्छा, उसके बाद ज़िल्दाल्स मेथड में एक और पॉइंट है जो कि लास्ट में दिया है कि ज़िल्दाल्स मेथड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, कौन कौन से कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन तो है लेकिन वो नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप के फॉर्म में है या फिर एजो ग्रुप के फॉर्म में है या फिर नाइट्रोजन रिंग के अंदर है, जैसे कि पिरिडियन में, तो इन तीनों केस में आप ज़िल्दाल्स मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ठीक है, ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है पहले कि वो आपको दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एस्टिमेटेड यूजिंग ज़िल्दाल्स मेथड, तो एक उनमें से, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिया होगा। अच्छा, इसमें एक AR क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, वो दे देंगे कि हम लोग ज़िल्दाल मेथड को नाइट्रो ग्रुप के एस्टिमेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न क्या होगा कि इन कंपाउंड में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हम लोग अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इन कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है उसको हम लोग अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं कर सकते। और यही लाइन मैंने आपको वीडियो के टॉपिक के स्टार्टिंग में बताई थी कि ज़िल्दाल मेथड के एस्टिमेशन में जो पहला रिएक्शन होता है वो होता है कि हम लोग ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं और अमोनियम सल्फेट हम लोग को मिलता है, और यही यहाँ पे नहीं बन पाता है, इसलिए ज़िल्दाल मेथड स्टार्ट ही नहीं होता है। मतलब करोगे कैसे? ठीक है, इनिशियल रिएक्शन ही नहीं हो पाया, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग हेलोजन पे। तो हेलोजन में आप सबसे पहले याद रखो कि कौन से मेथड से हम लोग इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, तो कैरियस मेथड आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसका जो भी क्वेश्चन है उसको देखने से पहले हम लोग को फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, तो फॉर्मूला देख लो। मैं आपको सारे फॉर्मूलाज एक ही बेसिक फॉर्मूलाज करवा दूंगा। तो आप याद रखो जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन को छोड़ के, जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो और उससे आप अपना एलिमेंट कितना परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है वो पता कर सकते हो। तो कैसे करना है, देखो इस फॉर्मूला को समझो पहले, उस बाकी तो आप लिख लोगे खुद ही। तो परसेंटेज ऑफ ई का मतलब यहाँ पे है एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, जिस भी एलिमेंट का आप निकाल रहे हो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अगर कार्बन का निकालोगे तो यहाँ पे परसेंटेज सी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे? अच्छा, जिस भी एलिमेंट का आप यहाँ पे लोगे उसका एटॉमिक मास, जैसे अगर कार्बन का ले रहे हो तो एटॉमिक मास 12 हो गया। ठीक है, अब नीचे है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ई। अब जिस भी एलिमेंट का आप वहाँ पे एटॉमिक मास ले रहे हो या जिसका आप परसेंटेज निकालना चाह रहे हो वो एलिमेंट एक्चुअली में किस फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर कार्बन का एस्टिमेशन करते हो तो CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है कार्बन, तो इसलिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो CO2 का होगा। ठीक है, तो 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया 12, यहाँ पे 44। इस तरीके से आपको ये दोनों चीज़ तो खुद लिखनी है। बाकी जो दोनों है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि गिवन मास ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ई, जैसे कि CO2 का गिवन मास कितना है, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दिया रहेगा। तो इसको इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी जिस भी एलिमेंट का आप परसेंटेज निकालना चाह रहे हो। तो अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो है CO2। ठीक है, तो और आप कौन से एलिमेंट का निकाल रहे हो, तो आप कार्बन का निकाल रहे हो, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आपने लिख दिया। दूसरा आपको लिखना था क्या, एटॉमिक मास ऑफ ई। तो एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, तो यहाँ कार्बन का निकाल रहे हो तो एटॉमिक मास हो गया 12। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ई, तो कार्बन किस कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो CO2 में प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास आया वो CO2 का आया, तो ये 44 हो गया। उसके बाद गिवन मास ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ई, तो ये आपको एग्जाम में दिया होगा, तो इसको मैं M मान लेता हूँ और ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट को W मान लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने फॉर्मूला बना लिया। ये दोनों चीज़ एग्जाम में दे रखी होगी, पुट करोगे आंसर निकालोगे, तो फॉर्मूला रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन का देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बस इतना इन सारे फॉर्मूलाज को लिखने के लिए कि जो एलिमेंट है वो किस कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो कार्बन CO2 में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन H2O में प्रेजेंट है। तो
पहला पॉइंट कि यहाँ पे एलिमेंट का एटॉमिक मास रखेंगे। अब यहाँ पे बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा, जो कि जेन्युइन डाउट है, कि भैया आपने बोला कि वहाँ पे एलिमेंट का मास रखना है, तो हाइड्रोजन का एलिमेंट का मास तो 1 हो गया, तो आपने यहाँ 2 क्यों रखा है? तो इसमें आपको ध्यान बस इतना रखना है कि जो भी एलिमेंट की आप बात करें वो कंपाउंड में कितना है, उतना वेट आपको रखना है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहे हैं हम लोग, तो H2O में, एक H2O में 2 H है, तो इसलिए यहाँ पे एलिमेंट का वेट जो हो गया वो 2 आया है। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड के मॉलिक्यूल का वेट तो 18 आ गया। यहाँ पे H2O का वेट आपका 18 हो गया। फिर इंटू एम डिवाइड बाई डब्ल्यू ये करना है, और फिर 100 से इंटू करना है, आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। फिर आगे चलता है हेलोजन का, देखते हैं। तो हेलोजन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये किस कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो AgX, ठीक है, जिसमें सिल्वर तो आपका कॉमन है। तो सिल्वर का एटॉमिक मास याद कर लो, आपको क्वेश्चन करने में हेल्प होगी, आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। तो सिल्वर 108 आसानी से याद हो जाएगा। क्लोरीन का आपको पता है 35.5। इसके अलावा ब्रोमीन का और याद कर लो, 80 कम हो जाएगा। तो सिल्वर 108, क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 80। इसके हेल्प से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। आयोडीन वाला जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन NCERT में दिया हुआ है और क्लोरीन कॉमन है, तो इसलिए मैं आपको ये दोनों को आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर मैं परसेंटेज क्लोरीन की बात करूँ तो एलिमेंट का वेट 35.5, क्योंकि एक ही Cl है, AgCl है, तो इसलिए 35.5 ही आया। मॉलिक्यूल के कंपाउंड के मॉलिक्यूल का वेट, तो AgCl का वेट अगर निकालोगे तो Ag 108 प्लस 35.5, तो 143.5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, बाकी ये सब याद आएगा, एग्जाम में निकाल लोगे। अच्छा, सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, तो 80 हो गया उसका ब्रोमीन का मास, और AgBr का वेट निकालोगे तो 108 प्लस 80 188। ठीक है, बाकी यहाँ पे सेम हो गया। अच्छा, क्वेश्चन करके बता दूँ क्या आपको? क्वेश्चन करके बताता हूँ, देखो। In Carrier's method of estimation of halogen, 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.12 ग्राम ऑफ AgBr। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे दिया 0.15 ग्राम, मतलब W दे दिया, और AgBr का वेट दे दिया, मतलब 0.12 ग्राम। ये क्या दे दिया? आपको मास दे दिया। तो आपको M दे दिया और W दे दिया। ठीक है, बाकी फॉर्मूला में 81 88 पता रहेगा आपको, करोगे सॉल्व, निकल जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग सल्फर का। तो सल्फर किस कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? तो बेरियम सल्फेट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट का मास रखोगे वो हो गया सल्फर 32 हो गया, और BSO4 का जो पूरा मॉलिक्यूल का मास निकालोगे तो सल्फर का आपको पता है, ऑक्सीजन का पता है, और फिर आप जब सम करोगे तो 233 आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिर फॉर्मूला निकालोगे तो ये आपका फॉर्मूला हो गया 32/233 इंटू मास बाई वेट इंटू 100। तो इन सबसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर क्या पता कब आ जाए, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो जनरली क्या होगा कि आपको सल्फर का पता रहेगा, ऑक्सीजन का पता है, बेरियम को वो दे देंगे, तो उससे आप उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाओगे यहाँ पे और नीचे रख पाओगे, और बाकी फॉर्मूला तो आपको लिखना आता ही है अब। अच्छा, फिर फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना होगा कि किस किस से निकालना है। तो पहला कंपाउंड जिसके फॉर्म में फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है वो है Mg2P2O7। ठीक है, यहाँ पे 2 फॉस्फोरस है, इसलिए ऊपर जब लिखोगे तो यहाँ पे 31 की जगह 62 आया है। दूसरा फॉर्म जो कि आपने ऑलरेडी देख लिया है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, जो कि आपने येलो PPT में देखा था फॉस्फोरस के क्वालिटेटिव टेस्ट में, तो वहीं से ये फॉर्मूला, इस फॉर्म में भी फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है, तो ये भी आपको दे सकते हैं। इसमें एक ही फॉस्फोरस है, इसलिए ऊपर 31 ही आए। ठीक है, तो ये वाला याद रख सकते हो, 31/1877 रट लो इसको, इंटू M/W इंटू 100। तो वो ऐसे दे सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला ऐसे लिख के दे देंगे, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड इज नॉट यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये दोनों आपको कंपाउंड याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। होप कि आपको सब समझ आया होगा, और ह्यूरिस्टिक का आपने जिसने भी देखी होगी उसको हेल्प मिली होगी, क्योंकि मेरा मेन गोल यही था कि मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी ये सब करने में। तो मैं चाह रहा था कि मैं जो भी मेरे को दिक्कत हुई कि अच्छा इस लाइन का क्या मतलब है, कोई समझाने वाला नहीं था, किससे पूछूं, तो मैंने वो सब ट्राई किया कि आपको समझाता हूँ। बहुत लाइन्स ऐसी थी जो मेरे को समझ खुद नहीं आई, मैंने अपने टाइम में इग्नोर कर दिया था, तो मेरे को अब आपको समझानी थी, तो मैंने अपने टीचर से पूछा, अपने दोस्तों से पूछा, फिर आपको बताया मैंने अच्छे से। और बहुत शॉर्ट पीरियड में है, और ऑलमोस्ट सारी थियरी कंसेप्ट को कवर करता है, बस इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, बाकी सब कुछ इसमें। तो जैसा भी आज ये खत्म होता है, ठीक है, अब आपका एग्जाम है नीट 2024, तो उसके लिए गुड लक सबको, और एकदम 4 के आओ। जिसने ही पढ़ा है एकदम बिना प्रेशर लिए काम माइंड से जाओ, आपको आपका एग्जाम जो है अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। बस प्रेशर मत लेना, प्रेशर जो नहीं लेगा वो ऑलमोस्ट 50 से 60 मार्क्स अपना इंक्रीज करके आएगा, और प्रेशर ले लिया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, डीप ब्रीथ करो, आराम से जाओ। जब भी एंजाइटी हो, अपने आप को बिजी रखो इन 1-2 दिन। ठीक है, एग्जाम तक जिसको पढ़ के एंजाइटी नहीं आता है वो पढ़ो, जिसको पढ़ने से एंजाइटी है तो मत पढ़ो। ठीक है, और एग्जाम देने जाओ, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल्सो एग्जाम देने के बाद ये जरूर बताना कि ह्यूरिस्टिक से कितना हेल्प हुआ, कितने क्वेश्चन आपके बन गए ह्यूरिस्टिक देख के, ताकि मेरे को समझ आए कि मैंने कैसा पढ़ा है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड लक।